स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, जो टिश्यूज में वन टॉपिक वन वीडियो की जो सीरीज है ना, अभी मैं तुम्हें एपिथेलियल टिश्यूज बताऊंगा। ये जो वीडियो बनेगी ना, मुझे नहीं पता कितनी देर की बनती है, 20-25 मिनट की। इस वीडियो के बाद एक चीज की गारंटी है, एपिथेलियल टिश्यूज में ना कुछ नहीं छूटेगा। एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स, एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चंस के पॉइंट्स बना के समझाऊंगा, और जितने भी सवाल है ना प्रीवियस ईयर के, इस वीडियो से बाहर एक सवाल नहीं बनेगा तुम्हारा। एपिथेलियल टिश्यूज में जितना आता है, जितना आया हुआ है, जितना बुक में है और जितना आगे से 10 साल में आएगा, सब इसी में कवर होगा। ठीक है, इतनी मेरी गारंटी है। अब सुनना, तो एपिथेलियल टिश्यूज बताना शुरू करता हूँ। काफी हो गया। एपिथेलियल टिश्यूज होता क्या है? तो बच्चों पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देख लो। एपिथेलियल टिश्यू, तो बच्चों जो एपिथेलियल टिश्यू है ना, एपिथेलियल टिश्यू होता है, ठीक है। तो बच्चों एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है? तो सबसे पहले ना इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, तो बच्चों इसके स्ट्रक्चर में ना एनसीईआरटी कहती है कि लिविंग सेल्स प्लेस्ड ऑन डेड बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या मतलब है इसका? तो बच्चों एक ना ऐसा सा रेक्टेंगल सा बना देना। ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है, इसका नाम है बेसमेंट मेम्ब्रेन। और जितने भी एपिथेलियल टिश्यू है ना, जितने भी एपिथेलियल टिश्यू हैं, उनमें बेसमेंट मेम्ब्रेन होता ही होता है। किसका बना होता है? तो बच्चों ये बना होता है प्रोटीन प्लस शुगर। किसका बना होता है? प्रोटीन प्लस शुगर। अब मैं कहता हूं इसके ऊपर ना यहाँ पे सेल्स होते हैं, तो ये क्या बना दिया मैंने इसके ऊपर? सेल्स। तो बच्चों क्या मैं ये कह सकता हूं जो सेल्स हैं वो कैसे होते हैं? सेल्स तो लिविंग होते हैं। और ये जो लिविंग सेल्स हैं वो किसके ऊपर है? बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर है, जो कि अपने आप में कैसा है? डेड। तो बच्चों क्या इसके स्ट्रक्चर को मैं ये कह सकता हूं कि जो लिविंग सेल्स हैं वो डेड बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्लेस्ड हैं। तो लिविंग सेल्स प्लेस्ड ऑन डेड बेसमेंट मेम्ब्रेन, डेड बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर लिविंग सेल्स प्लेस्ड हैं। हाँ या ना? तो ये तो था फर्स्ट पॉइंट। ये पूरा कौन सा पॉइंट था? फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट की बात करता हूं। तो बच्चों ध्यान से देखो, क्या इन सेल्स के बीच में कोई गैप दिख रहा है? नहीं। तो भैया सेकंड पॉइंट ये है कि इंटर सेलुलर स्पेस इज एब्सेंट। इंटरसेलुलर स्पेस इज एब्सेंट। और तीसरा पॉइंट क्या है? तो भाई कहां मिलते हैं? तो क्या होता है ना, हमारी स्किन की आउटर कवरिंग में मिलते हैं। और बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है ना, उनकी आउटर लाइनिंग कौन बनाते हैं? यही बनाते हैं। तो फॉर्म्स आउटर लाइनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। और कहाँ? स्किन वगैरह में भी मिलते हैं, स्किन वगैरह की आउटर लाइनिंग पे भी मिलते हैं। समझ आ गया? तो बच्चों ये तो इसका इंट्रोडक्शन था। अब जो ये है ना, इसको बहुत तरीके से क्लासिफाई किया गया। क्या कैसे किया गया? यहां देखो समझाता हूं कि मैं कहता हूं इसकी क्लासिफिकेशन है कैसे। तो जो इसकी क्लासिफिकेशन है वो कौन से बेसिस पे देखता हूं? तो मैं देखता हूं, चौथा पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लेयर ऑफ सेल्स। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लेयर ऑफ सेल्स, मतलब सेल की कितनी लेयर है? 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर। तो मैं कहता हूं अगर सेल्स के लेयर पे बात करता हूं ना, तो 2 तरह के एपिथेलियम टिश्यूज मिलते हैं। एक ऐसे होते हैं, सबसे पहले भैया क्या बताया था आपने? तो देखो यार, मैंने तो ये बताया था कि दोनों में बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, तो इसमें भी बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, और भैया इसमें भी होगा, तो इसमें भी बनाते हैं। इसमें भी क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। अच्छा भैया, सही बात है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। अब तो भैया देखो यहाँ पे कैसे बोला? तो मैंने कहा इस वाले बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो सेल्स की ना सिर्फ एक लेयर होगी। कितनी लेयर होगी? सिर्फ एक। तो जो ये वाला बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, ये वाला, उसमें सेल्स की सिर्फ एक लेयर होगी। तो मैं बोलता हूँ वन सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। जब बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सिर्फ वन सिंगल लेयर ऑफ सेल होगी ना, तो इसे मैं कहता हूं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। क्या बोलता हूं मैं इसको? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। या फिर एक और नाम है इसका, वो नाम है सिंपल एपिथेलियम। क्या बोल सकता हूं मैं इसको? सिंपल एपिथेलियम। जब एक लेयर होगी ना, तो एस से सिंगल, एस से सिंपल। जब एक लेयर की सेल होगी तो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। अब ये सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे एक लेयर ऑफ सेल है तो यहाँ पे एक से ज्यादा होगी ना। हाँ जी, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे हो गई सेल की फर्स्ट लेयर। ठीक है,
ओके भैया, अब यहाँ पे हो गई सेल की सेकंड लेयर। भाई देखो मेरी ड्राइंग पे मत जाना, वो बहुत मस्त है। यहाँ पे हो गई सेल्स की थर्ड लेयर। तो मैंने क्या देखा, मैंने कहा मोर देन वन लेयर ऑफ सेल। यहाँ पे मैंने क्या बोला, मोर देन वन लेयर ऑफ सेल ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो मैंने कहा जब एक लेयर ऑफ सेल है तो सिंपल एपिथेलियम, लेकिन जब एक से ज्यादा है ना, जब एक से ज्यादा है तो इसको कहता हूं स्ट्रेटिफाइड। क्या बोलता हूं मैं इसको, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। या फिर कभी कभी किसी किसी किताब में इसको आप बोलोगे स्ट्रेटिफाइड। और एपिथेलियल टिश्यू को ना आप शॉर्ट में एपिथेलियम भी कह सकते हो, ठीक है। तो बच्चों ये बोलोगे आप। तो मैं कहता हूं भैया देखो, आगे से जितने भी एपिथेलियल टिश्यू है ना, उनको मैं दो बेसिस पर क्लासिफाई तो कर ही सकता हूं। अगर एक सिंगल लेयर है तो सिंपल, एक से ज्यादा है तो स्ट्रेटिफाइड। अच्छा भैया, तो क्या यही क्लासिफिकेशन थी? नहीं भाई, ये क्लासिफिकेशन का बेसिस था। एपिथेलियल टिश्यू की क्लासिफिकेशन का बेसिस होती है 5 तरह की है। तो ये देखो मैं समझाता हूं कौन सी 5। मैं कहता हूं जो एपिथेलियल टिश्यू है ना, जो एपिथेलियल टिश्यू है वो 5 तरह के हैं। कितने तरह के हैं? 5। तो सबसे पहला पढ़ना शुरू करता हूं, टाइप 1 ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। टाइप 1, ये जो टाइप 1 है ना, इस टाइप 1 का नाम है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। देखो एपिथेलियल टिश्यू तो लगा नहीं, आगे क्या है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल स्क्वैमस को ना कहीं कहीं किसी किसी बुक में सिर्फ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू भी लिखा हुआ है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। अच्छा और क्या लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो बच्चों, आप ये लिखो सिंपल, और एपिथेलियल टिश्यू के बदले में एपिथेलियम भी लिख सकते हो, बता चुका हूं। अच्छा तो ये है इसके नाम। तो ये जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू है ना, ये है क्या? तो ये पहला है। तो सबसे पहले मैं देखता हूं इसका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले मैं देखता हूं इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर में भैया मेरे को इतना तो पता है ना कि एक तो होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो आंख बंद करके भैया मैं सबसे पहले क्या बना देता है, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है भैया। अब क्या करता, अब भैया मेरे दिमाग में आता कि इसमें सेल की एक लेयर होगी कि एक से ज्यादा। तो मेरे भाई नाम में क्या आ गया, सिंपल, सिंपल सिंगल, सिंपल सिंगल, सिंपल सिंगल, यानी सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, हाँ है ना। तो मैं कहता यहाँ पे सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होगी। लेकिन भैया स्क्वैमस का क्या मतलब है? तो जहां पे आपको स्क्वैमस दिखेगा ना, आप बोलोगे इसके स्ट्रक्चर में मैंने क्या देखा, तो एनसीईआरटी दिखती है फ्लैट एंड थिन सेल्स प्लेस्ड ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। अच्छा भैया इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो सेल्स होंगे ना, उनका शेप कैसा होगा, तो वो होंगे फ्लैट एंड थिन, मतलब पतले होंगे और चपटे होंगे, पतले होंगे और चपटे होंगे, पतले होंगे और चपटे होंगे। तो पतले और चपटे कुछ ऐसे होंगे क्या? मैंने कहा देखो, पतले होंगे और चपटे होंगे, पतले होंगे और चपटे होंगे, पतले होंगे और चपटे होंगे। अच्छा और अगर ये सेल है तो ये इनका क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस। ठीक है भैया, यहां तक तो समझ आ गया। लेकिन भैया ये तो बताओ कि ये पतले और चपटे तो होंगे, लेकिन ये क्या है, सेल्स कितनी देर होगी? तो भैया नाम में क्या आ गया, सिंपल। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता, सबसे पहले तो इसमें होगा सिंगल लेयर ऑफ, सिंपल की वजह से एक लेयर ऑफ सेल। अच्छा कौन से सेल्स? तो फ्लैट एंड थिन सेल्स। तो एनसीईआरटी कहती है सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट एंड थिन सेल्स। तो सिंपल स्क्वैमस वो होता है जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन पे सिंगल लेयर ऑफ सेल्स तो है, और वो सेल्स कैसे हैं, फ्लैट एंड थिन। समझ आ गया? अच्छा स्ट्रक्चर हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर के बाद 3 चीजें पता होनी चाहिए तुम्हें। 3 चीजें क्या, 2 ही चीजें पता होनी चाहिए। पहले तो नाम पता होना चाहिए, है ना, फिर स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, और स्ट्रक्चर के बाद लोकेशन क्या है। तो बच्चों इसकी लोकेशन क्या है, माउथ के, देखो ये तो माउथ का आउटर सरफेस है, और जहां दांत वात है ना, ये जो स्किन है वो इनर सरफेस है। तो इनर सरफेस ऑफ माउथ, इनर सरफेस ऑफ माउथ। दूसरा कहां, माउथ, दूसरे पे आओ। तो बच्चों खाना खाते हो ना, तो जो ये वाला पार्ट है फूड पाइप, एसोफेगस, वहां पे मिलता है। तो फूड पाइप, जिसको मैं क्या बोलता हूं, एसोफेगस, यहां पे मिलता है। अच्छा भैया और कहां मिलता है? तो आपको पता है जो हमारे फेफड़े होते हैं ना, लंग्स, उनकी जो बहुत छोटी छोटी एक्सटेंशन होती है जिनको एल्वियोलाई कहते हैं, कि क्लास 10th में जो 5वां चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, उसमें आता है। ठीक है, तो चलो थर्ड हो गया एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। ठीक है, तो बच्चों ये आपको क्या पता होना चाहिए, नाम, उसके बाद स्ट्रक्चर, उसके बाद लोकेशन। देखो स्क्वैमस के बाद जो टाइप 2 है ना, उसका नाम है स्ट्रेटिफाइड
स्क्वैमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, अब आपको पता है एपिथेलियल टिश्यूज को एपिथेलियम भी लिख सकता हूं। तो बच्चों सबसे पहले नाम तो पता हो गया, अब इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो देखो भाई, अगर तुमने ध्यान से देखा है ना अभी तक, तो तुम बता दोगे भैया स्ट्रक्चर में सबसे पहले ये लो भैया, बेसमेंट मेम्ब्रेन तो आएगी। ओके भाई, तो ये मैंने क्या बना दी, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है भैया, बना दी आपने। अब आगे क्या, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद मुझे पता है कि जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं ना, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर के सेल्स होते हैं। लेकिन नाम में देखो, नाम में स्क्वैमस आ गया, और स्क्वैमस का मतलब है फ्लैट एंड थिन सेल्स। तो इसके ऊपर के जो सेल्स होंगे वो भी कैसे होंगे, फ्लैट एंड थिन। तो बनाओ भाई, फ्लैट एंड थिन। अच्छा, लेकिन भैया ये बताओ ना, सेल की एक लेयर होगी कि एक से ज्यादा। तो मेरे भाई अगर एक लेयर होती तो सिंपल आता ना नाम में, लेकिन यहाँ पे तो स्ट्रेटिफाइड है, और स्ट्रेटिफाइड का मतलब एक से ज्यादा बताया था ना। तो यहाँ पे फ्लैट एंड थिन सेल्स तो होंगे, लेकिन एक से ज्यादा लेयर। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि स्ट्रेटिफाइड की वजह से मैं ये कह सकता हूं मोर देन वन लेयर ऑफ, और स्क्वैमस की वजह से फ्लैट एंड थिन सेल्स। तो फ्लैट एंड थिन सेल्स तो हैं, लेकिन एक से ज्यादा लेयर में। तो मोर देन वन लेयर ऑफ फ्लैट एंड थिन सेल्स प्लेस्ड ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। कहां पे है ये, तो भैया ये है आपके बेसमेंट मेम्ब्रेन में। ओके भैया, आगे आगे, तो ये वाला पार्ट हो गया। अब मैंने कहा लोकेशन क्या है, तो वो सुना है तुमने भी, लोकेशन भेज रहा हूँ पहुंच जाना। तो जो आउटर लेयर ऑफ स्किन है ना, ये जो आउटर लेयर ऑफ स्किन है, यहाँ पे मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं, आउटर लेयर ऑफ स्किन। तो इसके लोकेशन में बस आपको एक ही याद रखना है, और वो क्या है, आउटर लेयर ऑफ स्किन। या फिर जहां पे स्किन दिख जाए ना, वहां पे सीधा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस मार देना। ठीक है, कैसे याद करोगे, एस से स्किन, एस से स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया सेकंड वाला टाइप। देखो थर्ड बताता हूं, 3। जो टाइप 3 है ना, उसका नाम है कोलुमिनार एपिथेलियम। टाइप 3 का क्या नाम है, कोलुमिनार एपिथेलियम। अच्छा, तो बच्चों कोलुमिनार का मतलब होता है पिलर लाइक। कोलुमिनार का क्या मतलब होता है, पिलर लाइक। तो मैं कहता हूं, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करता, तो मैं कहता हूं क्योंकि ये एपिथेलियल टिश्यू है तो कुछ नहीं पता, ये तो पता है सबसे पहले क्या आएगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अच्छा, फिर क्या आएगा, अब मैं कहता हूं कोलुमिनार नाम में आ गया, कोलुमिनार मतलब पिलर लाइक सेल्स। तो ऐसे, ये पिलर है ना, तो ऐसे ऐसे सेल्स होंगे। तो ऐसे कैसे बनाओगे, तो देखो मेरी ड्राइंग तो है ही बहुत अच्छी। क्या बोला आपने, पिलर लाइक सेल्स किसके ऊपर है, प्लेस्ड ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, प्लेस्ड ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। समझ आ गया, तो ये हो गया स्ट्रक्चर। अब इसके बाद इसकी लोकेशन। तो इसकी लोकेशन कहाँ मिलेगा आपको, तो हमारी बॉडी में ना, जब आपने खाना खाया, तो खाना आपने खा दिया, तो माउथ से लेके ये जो खाना पूरे जिस रास्ते से जाता है ना, इसको एलिमेंट्री कनाल कहता हूँ। तो जहां फूड ट्रेवल करता है उसको एलिमेंट्री कनाल कहता हूँ। तो ये कहाँ जाएगा, तो जितनी भी एलिमेंट्री कनाल है ना, वहां पे आपको कोलुमिनार एपिथेलियम मिलेगा। तो इसकी लोकेशन क्या हो जाती है, सीधा ठीक है। तो बच्चों इसे नोट करो और देखो टाइप 4। जो टाइप 4 है ना, उनका नाम है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या नाम है उसका, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब बच्चों देखो नाम से तुम्हें समझ आ रहा है, क्यूबॉइडल यानी जो उसका स्ट्रक्चर होगा, उसमें जो स्ट्रक्चर होगा, उसमें जो सेल्स होंगे वो कौन से शेप के होंगे, क्यूब शेप के होंगे। तो एपिथेलियम में मुझे कुछ नहीं पता, ये तो पता है सबसे पहले क्या आएगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अच्छा जी, फिर मैं कहता हूं उसमें सेल्स तो आएंगे लेकिन क्यूब शेप के। अब भाई क्यूब ये समझ लेना कि कौन सा शेप बना रहा हूं मैं, देख रहे हो, ड्राइंग देख रहे हो। तो ये जो सेल्स होंगे वो कौन से शेप के होंगे, अरे समझ जाओ यार, जो सेल्स होंगे वो कौन से शेप के होंगे, तो क्यूब लाइक सेल्स बेस्ड ऑन किसके ऊपर है, तो भैया जी ये किसके ऊपर है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अच्छा भैया, अच्छा ये बात है, चलो भाई ठीक है। तो ये तो है। इसके बाद भैया इसकी लोकेशन क्या है, कहाँ मिलते हैं ये। आपको ना 2 याद रखना है, एक है सैलिवरी
ग्लैंड, ये जो हमारा जो टंग होता है ना, उस टंग के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है सैलिवरी ग्लैंड, जो कि सलाइवा को बनाता है। तो सैलिवरी ग्लैंड पे मिलते हैं। और किडनी ट्यूब्यूल्स, क्या? किडनी ट्यूब्यूल्स, ठीक है। अच्छा सही है, यहां तक हो गया। देखो फटाफट। तो बच्चों इसी में एक पॉइंट और बताता हूं। क्यूबॉइडल में आपकी बुक से एक सवाल आता है क्यूबॉइडल से, वो ये है कि क्यूबॉइडल के ना कुछ स्पेशल टाइप के क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यूज होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ग्लैंड्स पे मिलते हैं। क्या लिखा हुआ है देखना, देयर, बस इसको देख लो काफी है, बाकी तुम्हें ना कोई किताब पढ़नी है ना कुछ पढ़ना है, बस इसे पढ़ दो हो जाएगा तुम्हारा काम। तो देयर आर स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो कि कहां पे होते हैं? प्रेजेंट एट ग्लैंड्स, प्रेजेंट एट ग्लैंड्स। ग्लैंड्स का पता है क्या काम होता है? ग्लैंड्स का काम होता है सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंसेस। क्या काम होता है? सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंसेस। अब भैया कैसे? तो मैंने कहा ये बताओ भैया, ये जो हमारा टंग है उसके अंदर सैलिवरी ग्लैंड है जो कि सलाइवा को सिक्रीट करता है। वैसे जो लिवर है वो बाइल जूस को सिक्रीट करता है। तो वो चीज जो किसी सब्सटेंस, किसी लिक्विड, किसी भी चीज को सिक्रीट करती है, किसी भी चीज को बाहर करती है, किसी भी चीज को बना के निकालती है, उसको क्या बोला जाता है? ग्लैंड बोला जाता है। जैसे जो टंग है, उस टंग के अंदर होता है सैलिवरी ग्लैंड, सलाइवा बनाता है। जो लिवर है वो भी ग्लैंड है, पता है क्यों? क्योंकि वो बाइल जूस बनाता है जो कि फैट्स को इमल्सिफाई तोड़ देते हैं। अच्छा भैया, जो पैनक्रियाज होता है ना, वो भी क्या बनाता है? तो पैनक्रियाटिक जूस बनाता है ना। और क्या बनाता है? इंसुलिन बनाता है, ये सब बनाता है। तो मैंने कहा ग्लैंड्स तो ये हो गए। तो मैं कहता हूं ऐसे क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो कि ग्लैंड्स के पास प्रेजेंट होते हैं ना, तो इनका नाम होता है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। क्या नाम होता है इनका? ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। तो क्वेश्चन आता है वो कौन से टिश्यूज है जो ग्लैंड्स के पास प्रेजेंट होते हैं? तो आंसर है क्यूबॉइडल टिश्यूज। क्यों? क्योंकि क्यूबॉइडल टिश्यूज की एक स्पेशल प्रजाति है, एक स्पेशल टाइप है जो कि ग्लैंड्स के पास ही होते हैं, जिनका नाम है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। और इनका फंक्शन क्या है? तो बच्चों ये बताओ, ग्लैंड्स का क्या काम है? सिक्रीशन। तो अगर सैलिवरी ग्लैंड के पास है तो वो क्या सिक्रीट करेगा? सलाइवा, है ना। तो ये सब आप लिख सकते हो फंक्शन में, ठीक है। तो बच्चों इसे नोट करो, अगले टाइप पे चलते हैं। अब चलते हैं टाइप 5 पे। आओ जी, टाइप 5 को देखते हैं। तो टाइप 5 का नाम है सिलिएटेड कॉलुमिनार एपिथेलियम या फिर एपिथेलियल टिश्यू। अरे यार स्पेलिंग देख लेना, सिलिएटेड कॉलुमिनार एपिथेलियम। अब सुनो स्ट्रक्चर। तो बच्चों सबसे पहले ना भैया ये बताओ, इस सिलिएटेड का क्या मतलब है? तो ये जो सिलिएटेड है ना, ये एक वर्ड आया सिलिया, इसका मतलब होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे बालों की तरह स्ट्रक्चर। कॉलुमिनार का क्या मतलब बताया था भैया? तो कॉलुमिनार का मतलब बताया था पिलर लाइक, या फिर इसी को बुक में क्या बोला गया है? कॉलम लाइक, है ना। और एपिथेलियम तो है, तो स्ट्रक्चर होगा कैसे भैया? सबसे पहले ये क्या है? तो भैया आपने बताया था कि सब में क्या होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन, बस वही है। ये क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। अच्छा भैया और क्या? अब मैं कहता हूँ कि इसमें भी पिलर लाइक सेल्स हैं, तो बस अच्छा, पिलर लाइक सेल्स है तो ये उनका क्या हो गया? न्यूक्लियस। अच्छा अब भैया इनमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, तो हेयर होते हैं ना, हेयर, तो वैसे ही इनमें भी क्या है? तो ये है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन, किसके ऊपर है? इन कॉलुमिनार सेल्स के ऊपर है। किनके ऊपर है? ऑन कॉलुमिनार सेल्स। अच्छा, और इन्हीं को क्या बोला गया? सिलिया। तो सुनो, मैं कहता हूं सिलिएटेड कॉलुमिनार एपिथेलियम का मतलब है एक ऐसा एपिथेलियम जिसके कॉलम लाइक, पिलर लाइक सेल्स के ऊपर ना हेयर लाइक प्रोजेक्शन, जिनको सिलिया बोलता हूं। एक ऐसा कॉलुमिनार एपिथेलियम जिसके सेल्स के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जिनको सिलिया बोलता हूं। अच्छा, इन सिलिया का काम क्या है? तो बच्चों कभी इसका फंक्शन आ जाए ना, तो ये पता क्या करता है? ये हेल्प करता है किसमें? तो पहले इसकी लोकेशन देख दो। तो बच्चों ये वाले जो है ना, ये आपको मिलेंगे लंग्स में। कहाँ पे मिलेंगे? लंग्स में। अब क्या हुआ ना, सुनो, सपोज ये लंग्स है तो यहाँ पे नहीं सिलिया है। अच्छा अब क्या हुआ, हमें ऑक्सीजन एयर चाहिए, तो जब ऑक्सीजन एयर चाहिए ना, तो देखो ये ऐसे है, जब ऑक्सीजन एयर आता है तो ये नीचे की तरफ झुक जाता है और ऑक्सीजन एयर एब्जॉर्ब हो जाता है। और जब हमें CO2 रिलीज करना है ना, तब ये ऊपर की तरफ आ जाता है और क्या करता है? ये यहाँ पे जितना म्यूकस होता है ना, इसको आगे की तरफ पुश करता है ताकि ना चीजें आगे जा पाए। तो आपकी NCERT में एक लाइन लिखी हुई है कि दे pushes the mucus forward to clear it,
इसका ये मतलब है कि ये क्या करते हैं, ये ना जितना भी म्यूकस वगैरह उसको फॉरवर्ड पुश करते हैं ताकि उस जगह को साफ कर पाए, ताकि वहां से ना चीजों का मूवमेंट हो पाए। बस इतना याद रखना, ये होता है और इनका काम होता है, ये लंग्स में होते हैं। किसमें हेल्प करते हैं? तो भाई लंग्स में क्या करेंगे, रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग, इन्हीं में हेल्प करेंगे, है ना। तो बच्चों यहाँ पे आपका ये वाला पार्ट भी खत्म होता है। पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।